हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 70 प्रश्नों के बारे में जो कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पर आधारित हैं। अगर आप ये 70 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो है जितने भी प्रश्न आएंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से जो संबंधित है सभी के सभी सही होंगे। देखिए, ये जो हमारा 70 प्रश्नों का वीडियो है इसमें जो है 4 पार्ट हैं। 20 प्रश्न का है एक पार्ट, एक है 20 प्रश्न का, दो 15-15 के हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जो है एकदम मनन करते हुए वीडियो को देखिए। गारंटी देता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो सीटेट के एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। 70 प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी? 4, 3, 6, 8। तो सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे महोदय ने। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? पहली बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है आपका 2 से 7 वर्ष का। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष का, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 11 वर्ष से 14 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर लिखा होता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको 2-3 बार पूछा गया है। प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये पाया जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि मस्तिष्क पर किसी भी चीज़ का चित्र अंकित हो जाना वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कार्य का कारण किस अवस्था में बालक जानने लगता है? देखिए, कार्य का कारण यानी कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है, बालक किस अवस्था में जानने लगता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी जो 11 से 14 वर्ष की या 15 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक जो है कार्य का कारण जानने लगता है कि धूप में कपड़े क्यों सूखने लगते हैं। ठीक है, या ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे ज़मीन पर क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाती है। तो कार्य का कारण जो है बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जानने लगता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? कौन सी है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो भाषा कौशल के डेवलपमेंट के लिए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? यानी रोहित ने अजय की डेस्क से पेंसिल ली थी लेकिन बाद में उसने वापस रख दी क्योंकि उसे किसका डर था? सजा मिलने का डर था। तो कोहलबर्ग का कौन सा स्तर होगा? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर? तो मैं आपको बता दूं, पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है उसमें जो नैतिकता होती है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार दंड पर आधारित होती है। सजा मिलने का डर था इसीलिए रोहित ने जो है जो पेंसिल उठाई थी उसको वापस रख दिया। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि समाविष्टीकरण क्या होता है पियाजे के सिद्धांत में। तो प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना व वातावरणीय मांग, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करने हेतु व्यवहार करना,
पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, प्रत्यक्षात्माओं में सुधार करते हुए तो व्यवहार करना। तो समाविष्टीकरण क्या होता है? समावेश करना, चिंतन में नए तरीकों का समावेश करना और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने हेतु व्यवहार करना समाविष्टीकरण कहलाता है। समाविष्टीकरण यानी किसी चीज को समाहित करना अपने अंदर। तो चिंतन के नए तरीकों को अपने अंदर ग्रहण करना और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, ये होता है आपका समाविष्टीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था निम्न योग्यता को लक्षित नहीं करती है। तो जो मानसिक द्वंद्व है ये जो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाकी संरक्षण है, विचारों की विलोमियता है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, ये सब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 7 से 11 वर्ष का होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? आत्म केंद्रीय निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता। तो आपको बता दूं कि वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता ये जो है विभिन्न कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास के स्तर हैं उनके सोपानों में नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रट लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। और सीटेट का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मान के चलिएगा 5 नंबर से अधिक नंबर आते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण थे, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन आपका सी जो है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं थी उनमें नहीं है। इंद्रियजनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उत्तर नहीं होगा, मूर्त होगा, जो थी आपकी 7 से 11 वर्ष की। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो थी आपकी 11 वर्ष से अधिक 14 वर्ष या 15 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? सभी को पता है, कोहलबर्ग ने दिया है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है, कौन सा स्तर है? देखिए, ऐसा कौन सा नैतिक स्तर है जो कोहलबर्ग ने बताया जिसमें नैतिकता दंड से नियंत्रित होती है? यानी इसमें बच्चा किसी काम को इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको दंड मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था, अभी इससे पहले जो है जो पेंसिल चुरा देता है उसके बारे में बात हुई थी कि नहीं? तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है, पूर्व नैतिक स्तर होता है जो 4 से 10 वर्ष का होता है। उसमें जो नैतिकता होती है वो दंड पर आधारित होती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्ष्य है? सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, लय वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो हम वरीयता देंगे सहयोगी प्रोजेक्ट को। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? लय वाइगोस्की की है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से क्या तात्पर्य है? देखिए, संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है, इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, ये होता है संरक्षण। मतलब भौतिक गुणधर्म जो है वही रहते हैं लेकिन बाहरी आकृति बदल जाती है। जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, उसको अगर हम इस पात्र में रखें, ठीक है, चाहे इस पात्र में रखें,
देखिए उसके भौतिक जो गुणधर्म हैं वो तो सेम है, आकृतियाँ केवल बदल रही हैं। पहले देखिए मान लीजिए हमने ग्लास में रखा, फिर किसी कटोरी में रख दिया, तो जो दूध था उसका भौतिक गुणधर्म तो वही है कि वो सफ़ेद रंग का है, ठीक है। लेकिन उसकी जब हम उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखते हैं तो उसकी बाह्य आकृतियाँ बदल जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण होता है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में, तो प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में शिक्षण कराना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, निर्माण, आत्मसात या सक्रियकरण। तो वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने दाल चावल खाने को अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता। तो क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है शिक्षार्थियों द्वारा सृजित होता है और शिक्षक जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, या कह सकते हैं शिक्षार्थी भी जो है सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 11 वर्ष से अधिक की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। बाकी खोजपूर्ण अधिगम, व्यक्तिगत भेदों को स्वीकृत करना, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के संवेदनशीलता, इनको निकाला जा सकता है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसको नहीं निकाला जा सकता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, या केवल संख्या। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपको बता दूं, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 9 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? यानी ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एग्जाम में यही पूछ लेता है कि ZPD का पूरा नाम बताइए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना होता है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा होती है, या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में। तो ZPD क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए एक काम हम जो है खुद से करते हैं और एक काम जो है हम किसी की सहायता से करते हैं। तो इसके बीच में जो अंतर होता है वही होता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा से होगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से यानी खुद से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रोसेस हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है, यानी पहले अधिगम होता है, बाद में जो है विकास होता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। उल्टा, यानी इसके उल्टा बताते हैं पियाजे महोदय कि पहले डेवलपमेंट होता है, बाद में लर्निंग होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था जो होती है के दौरान सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो आपको बता दूं, जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। और इसमें जो बालक होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो आपको सभी को पता होगा, पियाजे ने की है। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन सी थी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की थी, उसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष की। उसके बाद आती है चौथी एवं लास्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं पर लिखे मिलेगा आपको 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है पियाजे महोदय का। एक बात और भी आपको बताना है कि जो पियाजे महोदय हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और जो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चाहे आप टेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप सीटेट का एग्जाम देने जाएं, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जितने भी वीडियोस मैं इस समय ला रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे वीडियोस देखिएगा अच्छे से, और एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिवाइज करिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है, जो 12 वर्ष के अधिक की अवस्था होती है। देखिए इसी प्रश्न में लिखा हुआ है 12 वर्ष से अधिक, यानी 11 से 14 वर्ष कह सकते हैं, या 11 से 15 वर्ष की अवस्था, या 12 वर्ष से अधिक की अवस्था, या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जैसे हमारे इमोशंस, संवेग, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो अमूर्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो वाइगोस्की जो है ये सामाजिक कारक पर बल देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों को अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो आपको बता दूं, इनका ऑप्शन जो है पहला और दूसरा से होगा। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन चरणों को अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रश्न हमारा, कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर देती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पश्च परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परंपरागत? तो आपको बता दूं, ये जो कर्नल सिंह है जो आयकर नहीं देना चाहते हैं, कि जानते हैं कि जो सरकार है वो अनावश्यक बांधों के निर्माण में पैसा खत्म कर रही है, यानी वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, उनके अंदर जो है समझ है इस चीज़ की कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये पाया जाता है पश्च परंपरागत अवस्था में, और ये 13 वर्ष से अधिक की अवस्था मानी है
कोहलबर्ग ने। ठीक है, पूर्व परंपरागत जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, और पूर्व परंपरागत देखिए होती है, फिर परंपरागत होती है आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था, और पश्च परंपरागत होती है 13 वर्ष से अधिक की अवस्था। अगला बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य को करने में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये प्राप्त करने लगा है वस्तु स्थायित्व। मैंने आपको बताया था कि जैसे जब हमारे मस्तिष्क पर किसी चीज़ या वस्तु का चित्र अंकित हो जाता है तो हम उस वस्तु को आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो मस्तिष्क पर किसी भी चीज़ का चित्र अंकित हो जाना वस्तु स्थायित्व कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। अगला है, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा हुई है। वाइगोस्की जो है किस पहलू की उपेक्षा करता है, तो जैविक बायोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उसकी उपेक्षा करता है वाइगोस्की। बाकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक इन पहलुओं की सपोर्ट करता है, इन पहलुओं का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन से होगा। और जैविक परिपक्वता के बारे में है पियाजे महोदय बात करते हैं। अगला है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर पियाजे के सिद्धांत में शामिल होगा। तो आपको बता दो, अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा आँख, कान, नाक, हाथों से सोचता है। तो आपका सी ऑप्शन से होगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अगला है प्रश्न हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सीखना, अनुकूलन की प्रक्रियाओं से सीखना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं से सीखते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है प्रश्न हमारा, वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में कौन सी विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, इसमें जो है विभिन्नता पाई जाती है। वाइगोस्की महोदय कहते हैं बच्चे में सबसे पहले चिंतन विकसित होता है, बाद में भाषा आती है। लेकिन उसके विपरीत वाइगोस्की बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन जब बच्चे के अंदर इनर स्पीच डेवलप हो जाती है तो वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, इस पर जो है हम वाइगोस्की और पियाजे में अंतर कर सकते हैं। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है। तो स्तर नंबर 1 जो होता है, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें जो है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है और नैतिकता जो होती है वो दंड पर आधारित होती है। ठीक है, और ये जो स्तर होता है पूर्व परंपरागत, ये 4 से 10 वर्ष का स्तर माना जाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित की तरफ प्रवृत्त होगा। पूर्व परंपरागत की ओर बात की गई है तो अंतर्निहित संभावित दंड की ओर जो है कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त होगा। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो होती है ये होती है समायोजन। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का देखिए, 2 से 7 वर्ष की अवस्था लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आएगा। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था इतनी बार मैंने आपको बताया है, कौन सा होगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी पहली अवस्था होगी। ZPD का पूरा नाम क्या है। जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्लेयर डिजायर,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रोटेस्ट डेवलपमेंट। तो जेडपीडी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल। देखिए मान लीजिए कोई एक काम है, ठीक है, आप इसे खुद से करते हैं, ठीक है, और इसी काम को आप किसी दूसरे की सहायता से करते हैं, तो इसके बीच में जो अंतर होता है वो होता है आपका जेडपीडी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घटना और सूचनाओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। जीन पियाजे के चरण के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो ये होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए घटना और वस्तुएं, वस्तु क्या है? मूर्त हैं। तो मूर्त चीज़ों से जुड़ा हुआ तार्किक जो चिंतन होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है। देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का होता है 2 से 7 वर्ष का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष का। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 11 वर्ष से अधिक का होता है। अगला है, वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, चाइना के, रसिया के? तो वाइगोस्की आपके थे रूस के निवासी, ठीक है। और देखिए कोहलबर्ग, वाइगोस्की और पियाजे को आप जो है डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, ठीक है, सभी में ये पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, पूर्व प्रत्यात्मक काल किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या रूसो? देखिए पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इनकी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल, एक होता है अंतः प्रज्ञ काल। तो इन 2 भागों में बांटा जाता है पूर्व संक्रियात्मक काल को। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है। देखिए पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है और संकेत और भाषा का विकास जो है इसमें शुरू हो जाता है। और जो दूसरी मैंने बताई थी, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दूसरे भाग में बांटा जाता है, वो है अंतः प्रज्ञ काल, 4 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है छोटी छोटी गणनाएं जैसे जोड़ घटाना आदि करने लगता है, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष का है, और दूसरे भाग में बांटा है अंतः प्रज्ञ काल जो होता है 4 से 7 वर्ष का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की क्षमता और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता किस अवस्था में होती है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता, या इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं होता है। तो समस्या समाधान करने की क्षमता, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता, ये जो होती है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलता है 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है या बालक होता है वो समस्या समाधान करने लगता है और परिकल्पना विकसित करने लगता है, कार्य का कारण जानने लगता है कि कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बुक है द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ ए मैन। पुस्तक है आपकी द सोशलिस्ट अल्टरेशन ऑफ मैन। ये पुस्तक किसकी है? वाइगोस्की की, पियाजे की, कोहलबर्ग की या नन की? तो ये देखिए पुस्तक है आपकी वाइगोस्की महोदय की, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलितीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए समाज से जुड़ा हुआ जो भी बताया था वो किसने बताया था? वो वाइगोस्की ने बताया था, ठीक है। तो सामाजिक संचरण जो है ये निर्धारक तत्व नहीं है बौद्धिक विकास में, ठीक है, पियाजे के अनुसार। बाकी अनुभव, संतुलितीकरण ये जो है बौद्धिक विकास में निर्धारक तत्व है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है? यानी
बच्चे में जो है पहले डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है वो लर्न करता है, लर्निंग स्टार्ट करता है। तो ये किसने कहा है? रास ने कहा है, वाइगोस्की ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है, पियाजे ने कहा है? तो ये कहा है पियाजे महोदय ने। पियाजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होता है, बाद में लर्निंग होती है। और इसका उल्टा बताया है किसने? वाइगोस्की ने। ये कहते हैं पहले लर्निंग होती है, बाद में डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द को उपयोग किया है? जीन को, परिपक्वन प्रखंड को, स्कीमा को या विकास क्षेत्र को? तो इसके लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अगला है, इसके फोल्डिंग क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती का पता लगाना, स्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है, देखिए, कुछ समय का सहयोग। जैसे आप जो है साइकिल चलाना सीखते हैं या आप पहाड़े याद करना सीखते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको सहायता देते हैं। लेकिन जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं या पहाड़े आपको याद हो जाते हैं, जो भी आपको हेल्प दिया जा रहा था वो हटा लिया जाता है। तो इसके फोल्डिंग यही होता है। क्या होता है? अस्थायी सहयोग, कुछ समय की सहायता। ठीक है। और इसके फोल्डिंग जो है ये किसके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए, परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर से जुड़ा हुआ है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। पूर्व परंपरागत स्तर कितना होता है? 4 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है। परंपरागत स्तर होता है आपका 10 से 13 वर्ष का, और पश्चिम परंपरागत 13 वर्ष से अधिक का होता है। और परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है किस स्तर से जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ है परंपरागत स्तर से। ठीक है। क्योंकि जो भी इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, 3 लेवल बताए हैं और उन लेवलों को जो है 2-2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर को जो है दंड, ज्ञान, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में बांटा गया है। और दूसरा भाग बताया गया है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा स्तर आपका परंपरागत स्तर, इसको दो भागों में बांटा गया है। परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। उसके बाद आपका आता है तीसरा स्तर पश्चिम परंपरागत स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक का होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। दूसरे भाग में बांटा गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंज की कहानी किसके सिद्धांत से जुड़ी हुई है? कोहलबर्ग, पियाजे, रूसो या नन? तो सभी को पता है, हिंज कहें या हाइनज कहें, ये जो है कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नैतिक विकास को जांचने के लिए जो है हिंज जो है, कोहलबर्ग जो है बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो हाइनज की कहानी जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो वाइगोस्की बताते हैं जो बच्चा है वो समाज से सीखता है, इसीलिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अनुक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। अगला है, कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में, फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में? तो कोहलबर्ग का जन्म जो है यूएसए में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लास्ट है हमारे वीडियो का प्रश्न ये, और हमारा तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट भी जल्द आएगा, आपको मिल जाएगा। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष का होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक की होती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ना कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला प्रश्न हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या नैतिक यथार्थवाद? तो सही या गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को जो है नैतिक तर्कना कहा जाता है, मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कोहलबर्ग ने जो है
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिकता को 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से स्तर बताए हैं? पहला स्तर बताया पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको बताया था 4 से 10 वर्ष का ये स्तर होता है। ठीक है, 4 से 10 वर्ष की इसकी अवस्था होती है। उसके बाद आता है आपका दूसरा परंपरागत अवस्था, ठीक है, जो होती है 10 से 13 वर्ष की अवस्था। उसके बाद आती है पश्च परंपरागत अवस्था, जो 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने परिवार के नाम पर ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा या अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की प्राप्ति से था। तो देखिए ये होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति से। ठीक है, आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा। आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, यानी अपने आप को सिद्ध करने के लिए जो है उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे थे, थॉर्नडाइक थे, हार्वर्ड गार्डनर थे या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे आपके जीन पियाजे महोदय। और ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ का निवासी था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? जीन पियाजे रसिया के रहने वाले थे, वाइगोस्की से जेडपीडी जुड़ा हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल जो है 7 से 11 वर्ष का होता है, कोहलबर्ग जो है यूएसए के निवासी थे। तो कौन सा मिलान सही नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पियाजे महोदय थे वो कहाँ के निवासी थे? वो थे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी। तो आपका पहला जो है वो मिलान सही नहीं है। वाइगोस्की से जेडपीडी जुड़ा हुआ है। जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का होता है, आपको पता ही होगा। कोहलबर्ग जो थे वो कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। और रसिया के निवासी थे आपके वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है, देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और मैंने जो है 3 पार्ट पहले बना लिए हैं। अगर आपने डिटेल से इनको नहीं पढ़ा है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यूज़ की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। ये वीडियो जो है सीटेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए वीडियो जो है आपको अगर अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? फ्रायड ने, रॉस ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने? तो किसने कहा? ये कहा है पियाजे महोदय ने कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगला जो प्रश्न है 6ठा और 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। लिखा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, आत्मसातकरण या समायोजन? देखिए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना ये होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, देखिए जैसे प्रचलित योजनाएं, आप देखिए आप जो है जोड़ जानते हैं, सरल जोड़ जानते हैं। जैसे 2 + 3 जो है, यानी कोई बच्चा जो है सरल जोड़ जानता है 2 + 3 = 5, 4 + 4 = 8। ठीक है, ये तो जानता है। लेकिन अगर उसको जो है हम बड़े बड़े सवाल दे देते हैं जोड़ घटाना के, जोड़ के या घटाना के, तो क्या हो जाएगा? वो 4 और 2 6, 4 और 2 6, इस तरीके से वो जोड़ करके जो है अपना काम चला लेगा। यानी प्रचलित योजनाएं, यानी जो उसने सरल जोड़ सीखा था, अगर हम उसको बड़े जोड़ दे देते हैं तो उसमें जो है नई जानकारी जोड़ लेता है। यानी जो है नई जानकारी का
नई जानकारी सीखने के लिए जो है वो जो प्रचलित योजनाएं थी उनका उपयोग कर लेता है। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना ये होता है आत्मसातकरण। अगला है नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? समायोजन, संतुलन, आत्मसातकरण, अनुकूलन। तो देखिए नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव जो होता है वो आपका समायोजन होता है, एकोमोडेशन होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है जोड़ के तो सवाल जानता है, ठीक है, 2 + 3 = 5, लेकिन हमने उसको सवाल दे दिए 20 × 5, बताइए क्या होगा? जो छोटा बच्चा होगा वो नहीं जान पाएगा। यानी नई जानकारी शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा है यानी जो जोड़ वाला स्कीमा है इसमें बदलाव करना, यानी गुणा की जानकारी शामिल करने के लिए जोड़ वाले स्कीमा में बदलाव करना क्या होगा? समायोजन होगा। ठीक है। अगला है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता नैतिक विकास के किस स्तर से जुड़ा हुआ है? पश्च परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या इनमें से कोई नहीं? तो ये जुड़ा हुआ है पश्च परंपरागत से। पश्च परंपरागत जो नैतिक स्तर है उसको जो है उसमें जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता ये सोपान जुड़ा हुआ है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है थिंकिंग एंड स्पीच पुस्तक किसकी है? पियाजे की, कोहलबर्ग की, वाइगोस्की की, रूसो की? तो थिंकिंग और स्पीच ये पुस्तक है वाइगोस्की की। अगला है बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी बच्चा जो है अपने विचारों को ही मान्यता देता है। तो जब अपने विचारों को मान्यता देता है तो बच्चा जो है आत्म केंद्रित कहलाता है, ईगोसेंट्रिक कहलाता है। तो ये अवस्था जो होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है और आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 2 से 7 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, नैतिक तार्किकता विकासात्मक है ये कहा। कोहलबर्ग ने पुरुषों तथा महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है, जबकि जो है दिया है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर में नैतिकता की अनुपस्थित पाई जाती है? स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 या स्तर इनमें से कोई नहीं? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर होता है उसमें कहा जाता है कि इसमें जो है नैतिकता की अनुपस्थित होती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। दूसरा क्या है? परंपरागत। तीसरा स्तर आपका क्या है? पश्च परंपरागत। अगला प्रश्न है कौन सा निहितार्थ पियाजे के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इस निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलान कौन सा सही है? पूर्व परंपरागत स्तर जो है 13 वर्ष से अधिक का होता है। मूर्त संक्रियात्मक काल जो है 2 से 7 वर्ष का होता है। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर है इसका समय होता है आपका 4 से 10 वर्ष का। 13 वर्ष से होता है पश्च परंपरागत स्तर नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर जो है पूर्व परंपरागत जो स्तर होता है वो 4 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत। मूर्त संक्रियात्मक काल जो होता है वो आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। तो ये भी गलत, यानी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, तो ये जो है इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। कह सकते हैं बच्चों का जो चिंतन होता है अतार्किक होता है, बिना हाथ पैर का होता है, लेकिन जो वयस्कों में चिंतन होता है वो तार्किक होता है। ठीक है, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी जो बच्चा सोचता है, चाहे वो वयस्क हो चाहे वो बच्चा हो, सोचता वो जो है
अपने हिसाब से ही है, यानी मात्रा जो है लगभग कह सकते हैं समान होती है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा।